हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट की जो मैथ 50 मार्क्स के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस मैं अपने चैनल के माध्यम से करवा रहा हूं। अभी तक हमने 2 वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसमें से पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। दूसरा जो है वीडियो लेक्चर उसमें हमने अपनी फर्स्ट टॉपिक जो कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या से रिलेटेड है, उसकी कुछ चीज़ों को हमने सेकेंड वीडियो लेक्चर में देखा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। आज हम उसी टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हमारा वही है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याएं। क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बेहतर समझेंगे। ठीक है, चलिए आज जो है इसके पहले वाली लेक्चर जो थी उसमें हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं और परिमेय संख्याओं के डेफिनेशन को जाना। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो फिर सबसे पहले आप उसे देखिएगा, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम आज परिमेय संख्याओं के फैक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फैक्ट से रिलेटेड रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर से रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सारे फैक्ट जो हैं वो बेसिक होते हैं, पर इनकी इम्पोर्टेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि क्वेश्चंस जब स्टेटमेंट को फ्रेम करके बनता है तो फिर इन फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उस समय अगर ये फैक्ट हमें एग्जैक्ट नहीं आते हैं तो हम आंसर को कन्फर्मली सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड रेशनल नंबर्स, यानी फैक्ट जो है रेशनल नंबर से रिलेटेड। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को ही इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला फैक्ट, मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, उसमें जो सबसे पहला है वो है सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक जो होते हैं वो सब के सब परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी एक सर्कल के अकॉर्डिंग सीखा था, सर्कल को बनाकर, जिसमें हमने देखा था कि सभी वास्तविक संख्याएं जो हैं वो या तो परिमेय संख्याएं होती हैं या तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर परिमेय संख्याओं के अंदर सर्कल्स बने हुए थे, जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक, फिर उसके ऊपर जो सर्कल था उस पर पूर्ण संख्याएं थी, और फिर पूर्णांक थे, और इन सब के कॉम्बिनेशन को परिमेय संख्या बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। और हमें ये पता है कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, और 0 पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा, ताकि चीज़ों को बाद में रिवीजन के वक्त आपको आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 परिमेय संख्या तो है, पर ना तो वो धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक है। हमने ये भी सीखा है कि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी होती है उसका अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। आगे देखिए, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब इसका भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। आप सबको पता है कि फ्रैक्शन यानी भिन्न जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी भिन्न जो होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, और जो परिमेय संख्याएं हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जो धनात्मक हैं वो तो भिन्न होंगी, पर ऐसी परिमेय संख्याएं जो ऋणात्मक हैं वो भिन्न नहीं होंगी। लेकिन सब के सब भिन्न धनात्मक होते हैं, तो धनात्मक परिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए भिन्न जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। परंतु सभी भिन्न जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं जो है वो भिन्न नहीं होती। ठीक है, आसानी से समझिए। देखिए, भिन्न भी p/q के रूप में लिखे जाते हैं, और परिमेय संख्याएं भी p/q के रूप में लिखी जाती हैं, पर परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, और भिन्न केवल और केवल धनात्मक होते हैं। तो जो भिन्न धनात्मक है वो तो परिमेय संख्या होंगी, पर जो भिन्न
जो परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं वो भिन्न नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, लेकिन सभी भिन्न जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे देखिए, यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं तो परिमेय संख्या x बटे वाई तथा -x बटे -y दोनों धनात्मक होंगी। ठीक है, यानी x और y अगर दोनों धनात्मक हैं तो x बटे y भी धनात्मक होगा, और अगर x और y दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाएं तो भी ये धनात्मक होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बराबर चीज़ें होती हैं वो अंश और हर से कैंसिल आउट होती हैं। तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि -x बटे -y को हम डायरेक्टली x बटे y भी लिख सकते हैं। ये सब सवालों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कई बार -x बटे -y का केस होगा और उसको सिंप्लीफाई करना होगा तो हमें उसके स्थान पर x बटे y लिखना होगा, इजली सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, परिमेय संख्या -x बटे y और x बटे -y, यहाँ अंश माइनस में है और यहाँ हर माइनस में है, दोनों ऋणात्मक हैं। यहाँ पर किसी भी परिमेय संख्या के अंश या हर में से कोई भी एक अगर ऋणात्मक हो जाए तो वो परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी। दोनों अंश और हर दोनों या तो ऋण में हो जाए या तो दोनों प्लस में है तो वो धनात्मक होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि -x बटे वाई, x बटे -y, और अगर कई बार आपने देखा होगा कि ना तो अंश में और ना ही हर में चिन्ह लगता है, ये जो बटे वाला निशान होता है, ये जो निशान होता है भाग का, उसके सामने लगा होता है, तो ये तीनों ही कंडीशन में आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से -x बटे वाई, x बटे -y और -x बटे वाई, ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। आगे देखिए, परिमेय प्रत्येक धन परिमेय संख्या जो होती है वो शून्य से बड़ी होती है। इसका क्या मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, यानी प्रत्येक धन परिमेय संख्याएं या धनात्मक परिमेय संख्या आप बोल सकते हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, वो शून्य से बड़ी होती हैं। ठीक है, आप सब संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे, यहाँ 0 होता है और इस तरफ जो होती है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब धनात्मक संख्याएं, और इस तरफ जो होती है वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। निगेटिव नंबर्स का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याएं। तो 0 के इस तरफ, ठीक है, होता है क्या, पॉजिटिव नंबर्स, और ये बाईं तरफ क्या होता है, नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, 0 और 1 के बीच में ढेर सारे परिमेय संख्याएं भी होंगी, तो ये सब की सब परिमेय संख्याएं धनात्मक है, और सब की सब परिमेय संख्याएं जो इधर होगी वो धनात्मक होगी और वो हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और सब की सब परिमेय संख्याएं जो इस तरफ होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, वो 0 से क्या होती है, छोटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है कि प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या जो होती है वो शून्य से क्या होती है, छोटी होती है। तो प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होगी और प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या वो शून्य से क्या होगी, छोटी होगी। ये सारे फैक्ट आपको एज इट इज याद करने हैं, क्योंकि फैक्ट के क्वेश्चंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको एज इट इज याद करने हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इसको भी याद रखिएगा। यानी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं, जैसे 0 भी पूर्ण है और 1 भी पूर्ण है, तो दोनों पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत, यानी 0 और 1 के बीच में ही अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि a बटे बी और c बटे डी दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो AD और BC आपस में बराबर होंगे। इसका क्या मतलब है कि दो परिमेय संख्याएं, एक a बटे बी के रूप में है और एक c बटे डी के रूप में है, तो दोनों समान परिमेय संख्याएं होंगी कब, जब पहली वाली परिमेय संख्या के अंश और दूसरी वाली परिमेय संख्या के हर का गुणा दूसरी वाली परिमेय संख्या के अंश और पहली वाली परिमेय संख्या के हर के गुणनफल के बराबर है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे ये बोलेगा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में या निम्नलिखित भिन्नों में, कई बार बोलता है, तो निम्नलिखित भिन्न या फिर निम्नलिखित परिमेय संख्या जो भी कह के पूछे, इनमें से कौन जो है वो समान जोड़े हैं। समान जोड़े का मतलब एक जैसे हैं, समान है, तो उस कंडीशन को, उस सवाल को हल करने के लिए हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे पास दो नंबर हैं, एक 4/3 है और एक है 8/12। ठीक है, तो 4/3 और 8/12। हमसे सवाल ने पूछा कि बताइए क्या ये समान है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि ये बताओ
कि ये दोनों जो परिमेय संख्या आपने ली हुई है 4/3 और 8/12, क्या ये समान है? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, क्वेश्चन हालांकि ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपको फ्रेम करेगा, उसमें आपसे यही पूछेगा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में से कौन समान है, और आपको 4 जोड़े दे देंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन समान है। ठीक है, तो उस कंडीशन में करना क्या होगा कि फर्स्ट वाले न्यूमरेटर यानी फर्स्ट वाली परिमेय संख्या का जो अंश है उसको दूसरे वाला जो परिमेय संख्या उसके हर से गुणा करिए। तो 4 और 12 का गुणा करेंगे आप, तो आप देखते हैं कि 12 चौक कितना हो जाएगा 48। फिर जो दूसरी परिमेय संख्या उसके अंश और पहली परिमेय संख्या के हर को गुणा करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 8 त्रिक कितना होता है 24। तो इस तरीके से ये 48 है और ये 24 है। क्या 48 और 24 आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। 48 24 का दुगना है, बराबर हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि नहीं ये समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? समान नहीं होगा, यानी नो। तो ये समान नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब अगर यही 8/12 के स्थान पर यही जो परिमेय संख्या ये 8/12 ना होकर क्या होता? 16/12 होता। क्या होता? 16/12 होता। तब यहाँ 8 के स्थान पर आपका क्या हो जाता? 16 हो जाता, और 16 और 3 का गुणनफल कितना हो जाता? 48 हो जाता। अब देखिए 48 और 48 आपस में बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि 4/3 और 16/12 ये जो परिमेय संख्या का जोड़ा है ये क्या है? समान है। तो आप बोलते यस ये समान है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होंगे, इसके लिए आप तैयार कर रहिएगा। ठीक है, तो कभी भी दो परिमेय संख्याओं के जोड़े आपस में अगर समान आपसे पूछे या फिर समान चेक करना हो, तो आप क्या करेंगे? पहली वाली परिमेय संख्या के अंश और दूसरे वाले परिमेय संख्या के हर का गुणा, और दूसरी वाली परिमेय संख्या के अंश और पहले वाले परिमेय संख्या के हर का गुणा कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? अगर दोनों गुणनफल आपस में बराबर हैं तो परिमेय संख्याओं के जोड़े समान होंगे, और अगर गुणनफल बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो परिमेय संख्याओं के जोड़े असमान होंगे, यानी कि समान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला समतुल्यता का प्रगुण है और दूसरा है सरलतम रूप, या इसी को कई बार मानक रूप भी बोल देते हैं। तो सरलतम रूप या मानक रूप का प्रगुण, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या आपको देगा, उसमें बोलेगा कि ये परिमेय संख्या निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या के समतुल्य है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जो भी समतुल्य संख्याएं होती हैं वो कैसे फाइंड की जाती हैं, कैसे निकाली जाती हैं या कैसे चेक की जाती है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे 3/5 हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में एक परिमेय संख्या लिया। अगर हम इसके अंश और इसके हर में बराबर संख्याओं का गुणा करते जाएं, 2 से, 3 से, 4 से, या फिर -2, -3, -4, -1, इस तरीके से किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर बराबर संख्या से अंश और हर दोनों को गुणा करते जाएं, तो जो मिलने वाली परिमेय संख्या होती है वो सब की सब समतुल्य होती है जो परिमेय संख्या पहले से दी हुई होती है। ठीक है, समतुल्य यानी इक्विवेलेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अगर परिमेय संख्या आपको बनानी है, तो उस परिमेय संख्या में अंश और हर में बराबर संख्याओं से अगर आप गुणा करते हैं, ठीक है, एक ही संख्या से अगर आप अंश और हर दोनों को गुणा करते हैं, तो इस तरीके से जो मिलने वाली ढेर सारी संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देखिए 3/5 लिया और 3 को भी 2 से गुणा किया, 5 को भी 2 से गुणा किया, तो हमें क्या मिलेगा? 3 दूनी 6 और 2 और 5 का गुणा होता है 10। तो 10/6 और 3/5 ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्वतुल्य होंगे, समतुल्य होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट होंगे। बात क्लियर होगी। और जब भी कोई जैसे मान लीजिए 6/10 आपको दिया, यहाँ पे 6/10 भाग करके भी आप निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों अंश और हर दोनों को 2 से भाग कर दें, तो आप देख सकते हैं 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा। इस तरीके से 6/10 और 3/5 भी क्या हो गए? समतुल्य होंगे। तो समतुल्य संख्याओं को बनाने के लिए या तो बराबर संख्या से अंश और हर में भाग करिए या बराबर संख्या से अंश और हर में गुणा करिए, तो मिलने वाली संख्या जो होगी वो समतुल्य होगी। इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से चीज़ों को आप बेसिक तरीके से समझिए। क्वेश्चंस जब इसको फ्रेम किया जाएगा, तो क्वेश्चंस में जब आप देखेंगे क्वेश्चंस को, तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज होंगी। ठीक है, इसीलिए फैक्ट की इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फैक्ट अगर एज इट इज़ आपको याद ना हो, तो बाकी जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक है,
और ये सारी चीज़ अगर आपको याद है तो इजिली आप चीज़ों को समझ पाएंगे, और अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बने तो इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेकंड है सरलतम रूप या मानक रूप का प्रगुण। सरलतम रूप या कई बार मानक रूप भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपके पास है, मान लीजिए 14/15 है, नहीं 14/15 नहीं, मान लीजिए 14/42 है। ठीक है, इस तरीके की कोई भी संख्या, और भी बहुत सारी परिमेय संख्या आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, चाहे नेगेटिव ले लीजिए चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, वो तो क्वेश्चंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक 14/42 एक संख्या ली, इस 14/42 में को हमें सरलतम रूप या मानक रूप में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सरलतम रूप या मानक रूप में इसे कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सरलतम रूप या मानक रूप होता क्या है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है और मानक रूप का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे अंश और हर, किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर, उसमें कोई ना कोई संख्या होगी, और हम सबको पता है कि संख्याएं जो होती हैं, संख्याओं के फैक्टर्स यानी गुणनखंड भी होते हैं, है ना। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 10 का गुणनखंड क्या है, तो 10 जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित है उन सभी संख्याओं के संग्रह को 10 का गुणनखंड बोलते हैं। तो 10 किससे कटेगा, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है, इसलिए 1, 2, 5 और 10 10 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अंश और हर, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब अंश के भी गुणनखंड में हो और हर के में गुणनखंड में भी हो। ठीक है, तो अंश और हर दोनों के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अगर उन उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम हटा दें तो जो परिमेय संख्या हमें मिलेगी, या भिन्न कई बार यहाँ पर रहता है, तो जो अगर परिमेय संख्या धनात्मक है तो वो उसे भिन्न आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, केवल ऋणात्मक संख्या अगर है परिमेय तो उसे हम भिन्न नहीं कह सकते, धनात्मक अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम भिन्न कह सकते हैं। तो 14/42 इसमें जो अंश और हर में जो संख्याएं दी गई हैं, अगर उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हटा दिए जाए, यानी अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सिवाय किसके, एक के, क्योंकि एक तो हर किसी का गुणनखंड होता है, तो एक के अलावा अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अंश और हर में उपस्थित ना हो तो हम बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या क्या है, मानक रूप में है। ठीक है, अब मानक रूप में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये भी सीख लीजिए। अंश और हर जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 14 और यहाँ 42 लिखा गया है, तो अंश और हर में जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उन संख्या का मासा निकालिए और उनके मासा से अंश और हर को डिवाइड कर दीजिए, तो जो संख्या आपको मिलेगी परिमेय संख्या वो मानक रूप में होगी दी गई परिमेय संख्या के। ठीक है, आप सबको पता है 14 और 42 का मासा जो होता है वो 14 होता है। मासा और लासा भी निकालना हम सीखेंगे, फिलहाल अभी हम मान के चलते हैं कि मासा आपको आता है। ठीक है, निकालना बहुत आसान है, 14 और 42 का मासा आप निकाल भी सकते हैं इस तरीके से गुणनखंड करके। तो 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7, यानी 14 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 7। इसी तरीके से 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकम 7, यानी 42 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसका गुणनफल ही आपका मासा होता है। तो आप देख सकते हैं 2 और 7 उभयनिष्ठ है तो 14, यानी मासा कितना हो गया 14। तो अगर हम अंश को भी 14 से भाग कर दें और हर को भी 14 से भाग कर दें तो आंसर मिलेगा। 14 को 14 से भाग करेंगे एक बार जाएगा और 42 को 14 से भाग करेंगे तो 3, 1/3। तो ये जो परिमेय संख्या हमें मिली 1/3 वो 14/42 का मानक रूप है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 14/42 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक, वेरी गुड। यहाँ देखिए स्टार करके मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। परिमेय संख्या के सरलतम रूप में अंश और हर का मासा 1 होता है। अब देखिए यहाँ सरलतम रूप हो गया, ये मैंने आपको बताया कि अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सिवाय एक के, तो एक अगर उभयनिष्ठ है तो एक ही उसका मासा होगा, किसका, इसका, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है उस परिमेय संख्या का। हर का मासा 1 होता है, अर्थात अंश और हर सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब इंग्लिश में इसको कोप्राइम बोलते हैं। सहभाज्य का मतलब भी वही होता है कि ऐसी संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी ऐसी संख्याओं के युग्म जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो और वो एक ही हो, मतलब एक संख्या में एक हो। ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे आप क्या बोलते हैं, सहभाज्य। तो 1 और 3 में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए 1 और 3 सहभाज्य हुआ। तो किसी भी परिमेय संख्या के मानक रूप में अंश और हर हमेशा क्या होते हैं, सहभाज्य। इसको फैक्ट के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता है ऐसे देकर कि किसी भी परिमेय संख्या का
मानक रूप जो होता है उसमें जो उपस्थित अंश और हर होता है उसका मासा क्या होता है, एक होता है, या फिर ऐसे बोल सकता है कि वो दोनों क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आपसे बोलेगा कि इसमें से कौन सही है कौन गलत, इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फैक्ट समझ में आ गए हैं। इन फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके फैक्ट वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा और इस वीडियो से अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। बस संक्रियाओं का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा करना आता है, भाग करना आता है। तो देखिए परिमेय संख्याओं पर किस तरीके से संक्रियाएं चलती हैं, अब हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं उनमें कई जगह ये यूज होता है, यानी फ्रैक्शन को सॉल्व करना, भिन्नों को हल करना, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में कई बार हमें ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग किस तरीके से होता है, यानी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, ये चीज़ हम यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्या, दो तरीके से होंगे। एक तो जब हर समान हो, क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं, जिसमें ऊपर वाले को अंश और नीचे जो होता है वो हर होता है। तो जब हर समान हो, और दूसरा जब हर अलग अलग हो, यानी असमान हो, समान ना हो। तो दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है 3/7 धन 5/7। जब हर आपके बराबर हो उस समय परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं सीखिए, ध्यान से सीखिए। हर जब भी बराबर होते हैं तो हमें बहुत दिक्कत नहीं होता, आसानी से बहुत इजीली उसे हम ऐड कर पाते हैं। हर जो है उसको लिखिए एक बार, और जो अंश है उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 3 धन 5/7 इसको ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अंश को ही आपको जोड़ना है, हर में जो संख्या लिखी हुई है उसे एज इट इज लिख देना है। ऐसा मत करिएगा कि अंश को भी आप जोड़ रहे हैं 3 धन 5 और हर को भी जोड़ दें 7 धन 7, ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप बस इतना याद रखिए कि अंश को जोड़ते हैं और हर को केवल लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है, तो 3 और 5 का योग होता है 8, और उस बटे कितना हो गया 7, तो 8/7 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दो से ज़्यादा अगर परिमेय संख्या है, जैसे 4/3, 2/3, 1/3, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैंने बोला कि हर को एज इट इज़ लिखिए, तो आपने लिखा 3, और अंश में जो संख्याएं लिखी हैं 4, 2 और 1, इसको जोड़ दीजिए। तो 4 धन 2 धन 1, तो 4 2 6, 6 1 7, 7 बटे हो गया 3। ठीक है, यहाँ देखिए जब हर अलग अलग हो तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। जब भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल करके हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, और जब भी दो से ज़्यादा परिमेय संख्याएं हैं तो हर का लासा निकाल कर हम उसे हर को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हर अगर बराबर होता है तो चीज़ें बहुत आसानी से जुड़ जाती है ना, इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब हर बराबर नहीं होता है तो सबसे पहले हर बराबर करना पड़ता है। ठीक है, और हर एक बार बराबर हो गया तो हर बराबर होने पर डायरेक्टली जिस तरीके से ये मेथड आपने अप्लाई किया, अंश को सीधे ऐड कर देना और हर को एज इट इज लिख देना। ठीक है, यही यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो हर किस तरीके से बराबर करेंगे आप, और जब दो से ज्यादा परिमेय संख्याएं तो हर किस तरीके से आप बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में एलसीएम भी आप ले सकते हैं, और जब दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले अंश का दूसरे वाले हर में गुणा, तो 2 और 4 का गुणा लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 4, फिर धन बीच में जो निशान है, फिर दूसरे वाले अंश और पहले वाले हर का गुणा हो जाएगा, और नीचे दोनों हरों का भी गुणा करना पड़ता है हमें, इसको याद रखिएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 और 5 का गुणा कितना हो गया 15, और बटे 5 और 2 का गुणा हो गया 10, तो 15 और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 23, और 23 बटे कितना 10। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों को आपस में गुणा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। और ये दो परिमेय संख्या होती तो इजिली आप यूज कर पाएंगे। दो से ज़्यादा होंगी तो दो दो का पेयर बनाकर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप वहाँ एलसीएम अप्लाई करें। ठीक है,
तो देखिए यहाँ 4, 3 और 6, 4, 3 और 6, आप सबको पता होगा कि 4, 3 और 6 का लासा कितना होगा, 12 होगा। लासा अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो लासा निकालना भी मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और इधर जितनी भी संख्याएं होती वो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटे, यानी दो संख्या से कटे, केवल एक से और अपने आप से, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है तो 2 ऐसे ही रहेगा, 1 और 1। अब देखिए यहाँ 1 और 1 आ गया, एक बार चाहो तो आप 2 बार ले जाओ, वरना यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो जब नीचे 1 1 आ जाए तो वहाँ पर हमें रुक जाना है और इधर जितनी संख्याएं हैं उसका गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6 दूनी 12, यानी लासा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब लासा के इतना आपको हर बनाना होता है, इसके लिए कुछ जिन संख्याओं से गुणा करने की ज़रूरत है आप उसे अंश और हर दोनों में करेंगे। जैसे यहाँ 4 है, 4 को 12 बनाने के लिए आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का, तो ये हो जाएगा गुणे 3। तो अंश में भी हमें 3 का गुणा करना है, जो हर में करेंगे वही परिवर्तन अंश में भी करना पड़ेगा। 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करेंगे तो 2 को भी 4 से गुणा करेंगे। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो यहाँ भी किससे करेंगे, 2 से। अब देखिए 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 बटे कितना, 12, धन 4 दूनी 8 बटे कितना, 12, और फिर धन 2 1 का 2 और बटे कितना, 12। अब आप देख सकते हैं यहाँ हर बराबर हो गया ना, और हमें हर ही तो बराबर करना है। एक बार हर बराबर हो जाए तो पहली वाली प्रक्रिया अप्लाई करके हम अंश को सीधे जोड़ देंगे। तो 9 धन 8 धन 2, तो 8 2 10, 9 19, 19 बटे कितना हो गया, 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे घर पर, तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना कैसे करने, सेम जैसे हमने जोड़ना किया, सेम वैसे ही प्रोसेस हमें घटाना में इस्तेमाल करना है। जब हर समान हो और जब हर अलग अलग हो, यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनती है। तो जब हर समान हो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर 5/6 माइनस 1/6 लिखा है, तो हर को एज इट इज लिखिए जैसे यहाँ योग के कंडीशन में आप लिखते थे, और अंश को सीधे माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, और बटे कितना, 6। कई बार क्या होता है, कैंसिलेशन इस्तेमाल करते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी से हम अंश और हर दोनों को काट देते हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, तो 2 से हम दोनों को काट देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 2/3। पर इतना याद रहे कि अंश और हर हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड से ही कटेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसे किसी दूसरे नंबर से काट दीजिए, इसे किसी दूसरे नंबर से काट दीजिए, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड से ही आप इसे काटेंगे, वो भी मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जिसे आप HCF बोल सकते हैं, मासा बोल सकते हैं हिंदी में, उससे आपको डिवाइड करना होता है। यहाँ देखिए जब हर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 21 है, तो आप डायरेक्टली हमें क्या करना है, हमें हर ही तो बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 7 और यहाँ 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, एलसीएम लेंगे तो भी आएगा। पर देखिए यहाँ अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, यहाँ 7 यहाँ 21, और 7 में हमें पता है 7 को 21 बना सकते हैं आसानी से, 7 में 3 का गुणा करके 21 बना सकते हैं, हर बराबर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली केवल 4/7 में हम क्या करते हैं, 3 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन हमें हर में करना है वही परिवर्तन हमें अंश में करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया, 12, 7 3 कितना हो गया, 21, तो 12/21 ये बदल गया, माइनस 1/21। अब देखिए 21 और 21 आपस में बराबर है, जैसे ही हर बराबर हुआ तुरंत आपका ये पहला वाला प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, अंश को सीधे माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 1 जाएगा, 11 बटे कितना हो गया, 21 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तो भी आएगा, पर थोड़ा कैंसिलेशन उसमें यूज करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी मासा, उससे अंश और हर को भाग करके। अगली जो संक्रिया है वो है परिमेय संख्याओं का गुणा। गुणा बहुत आसान होता है परिमेय संख्याओं का। धनात्मक परिमेय संख्या उसे आप भिन्न बोल सकते हैं, तो कई बार भिन्नों का गुणा इस तरीके से भी देखकर आपको टॉपिक मिलेगा। तो भिन्न बोलिए, धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या को भिन्न नहीं बोल सकते, क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या a/b लिखी हुई है, दूसरी परिमेय संख्या c/d लिखी हुई है, तो क्या करेंगे हम, अंश को अंश में और हर को हर में सीधे गुणा कर सकते हैं। यानी a को c से गुणा कर सकते हैं, b को d से, तो a × c बटे b × d डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी आपके लिए लिखा है कि -3/5 × 2/7 क्या होगा, तो ये सीधे -3 का गुणा हो जाएगा 2 में,
और यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा 7 में। तो माइनस और प्लस का गुणा आप सबको पता है माइनस होता है चिन्हों में, माइनस और प्लस का गुणा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जब भी आपको चिन्ह का गुणा करना है तो चिन्ह जब एक जैसे हैं, यानी माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो दोनों ही केस में आपके प्लस आएंगे। और अगर एक विपरीत हो गया, यानी एक माइनस हो गया दूसरा प्लस, या एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। यानी अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा, दोनों चिन्ह अगर विपरीत है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, इसे याद रखिएगा। तो -3 + 2 तो -6 हो जाएगा, और 5 और 7 का गुणा हो गया 35, यानी -6/35 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंश का अंश में सीधे गुणा होता है, हर का हर में सीधे गुणा होता है। 2 से ज़्यादा अगर परिमेय संख्या है तो भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जितने भी अंश हैं सबका एक साथ गुणा, और जितने भी हर हैं सबका एक साथ गुणा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अंश और हर में अगर बराबर कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमें उसे कैंसिल करके और आसान कर लेना होता है। ठीक है, कैंसिल करके उसे आसान कर लेंगे। क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए परिमेय संख्याओं का भाग देख लेते हैं जल्दी से। a/b एक परिमेय संख्या है जिसको भाग देना है किससे, c/d से। इसमें करना क्या होता है, इसमें थोड़ी सी आपको चीज़ें बढ़ानी होती हैं। केवल डिवाइड का जो निशान है, यानी भाग का जो निशान है, इस भाग के निशान को गुणा के निशान में परिवर्तित करना होता है। और जैसे ही भाग का निशान गुणा के निशान में परिवर्तित होगा, जो दूसरा परिमेय संख्या है, जो दूसरी परिमेय संख्या है, उसका रिवर्स लिखना पड़ता है। रिवर्स यानी इनवर्स लिखना पड़ता है, प्रतिलोम लिखना पड़ता है। यानी यहाँ देखिए c/d है तो यहाँ d/c लिखना होगा। बस इतना सा छोटा सा काम आपको करना है। पहली वाली परिमेय संख्या में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, दूसरे वाले परिमेय संख्या को केवल क्या करना है, उसका अंश हर और हर अंश बना के लिखना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और बीच के निशान को भाग से किस में कन्वर्ट कर देना है, गुणा में। और जैसे ये गुणा में बदला तो गुणा करना तो आपने सीख ही लिया, अंश का अंश में हर का हर में, तो यहाँ अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में तो a/d b/c हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4/15 भागे 11/25 लिखा है, तो आप करेंगे क्या, 4/15 भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, और जैसे ही इसे गुणा में बदला आपने तो 11/25 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, 25/11। ऑलवेज रिमेंबर, सेकंड जो परिमेय संख्या है, सेकंड रेशनल नंबर है, इसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट वाले को मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, क्योंकि 25 और 15 का जो HCF होता है वो 5 होता है, तो 5 से 15 को भी काट दीजिए और 5 से 25 को भी काट दीजिए। अब देखिए 4 और गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हर हो जाएगा 3 × 11। अब देखिए 4 और 5 का गुणा होता है 20, और 3 और 11 का गुणा होता है 33। इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं आसानी से समझ में आई होंगी। इसमें परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सम्मिलित था। परिमेय संख्याओं का योग हमेशा 2 तरीके से चीज़ें आती हैं, एक तो जब हर बराबर हो और एक हर जब अलग अलग हो। घटाने में भी हर पर आपको देखना होता है कि हर बराबर है या फिर अलग अलग है, पर गुणा और भाग करने में हर का कोई रोल नहीं होता, वहाँ पे हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही भाग करने की संक्रिया में हर बराबर करने की ज़रूरत पड़ती है। हर बराबर करने की ज़रूरत केवल योग और घटाना की संक्रिया में करना पड़ता है। ठीक है, और एक बार हर आप बराबर कर ले गए तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर जोड़ है तो अंश को जोड़ दीजिए, और अगर घटाना है तो अंश को घटा दीजिए, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब इस परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी है, एक टॉपिक प्रॉपर्टी की बची है, उसमें कुछ फैक्ट हैं, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि चीज़ें प्रेशर न पड़े, आसानी से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ रहा होगा, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।